तो हेलो नमस्कार जोहार, कैसे हैं आप सभी। हमारे एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले समय में सितंबर में यानी कि 6 सितंबर को सीटेट के एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट होने वाले हैं। इसमें अगर हम साइंस बैकग्राउंड की बात करें, सेकेंड पेपर की बात करें, तो साइंस जनरल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स आते हैं। तो इसमें हम जनरल केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हल्दी के पेस्ट पर साबुन का घोल लगाने पर उसका रंग पीला से बदलकर कैसा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है या फिर ए नीला, ऑप्शन नंबर बी है हरा, ऑप्शन नंबर सी है भूरा, ऑप्शन नंबर डी है रंगहीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाल भूरा। ठीक है, चलिए पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाल भूरा। क्यों? क्योंकि हल्दी क्या है, प्राकृतिक इंडिकेटर होता है ना, और साबुन क्या होता है, बेस है। तो जब हल्दी और साबुन आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, उनका रंग पीला से बदलकर लाल भूरा रंग हो जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल रासायनिक परिवर्तनों का समूह है, यानी कि केमिकल चेंजेस। ठीक है, तीन तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, मतलब एक ऑप्शन में तीन तीन एग्जांपल्स हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। ऑप्शन ए है बर्फ का पिघलना, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए में है बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, लोहे में जंग लगना। ऑप्शन बी है लोहे में जंग लगना, कागज का जलना, दूध से दही बनना। ऑप्शन सी है लकड़ी का काटना, मोम का पिघलना, भोजन का पचना। ऑप्शन डी है नमक का पानी में घुलना, सेब का कटना, पानी का वाष्पीकरण। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी लोहे में जंग लगना, कागज का जलना, दूध से दही बनना। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन बी। क्यों? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, एक प्रकार की अनुक्रमणीय अभिक्रिया होती है ना। अनुक्रमणीय अभिक्रिया मतलब कि सिर्फ एक डायरेक्शन में अभिक्रिया होती है। अगर एक डायरेक्शन में वो रिएक्शन हो गई तो उसको दोबारा उसके पूर्व स्थिति में वापस नहीं लाया जा सकता। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लग गया तो वो नॉर्मल अपने पुराने वाली कंडीशन में नहीं हो सकता वापस। कागज का जलना, यदि कागज को आप एक बार जलाओगे तो जलने के बाद वो दोबारा कागज के रूप में वापस नहीं आ सकता। दूध से दही का बनना, यदि दूध को भी एक बार अगर दही जमा दिया, दही में कन्वर्ट हो गया तो दोबारा उसको दूध के फॉर्म में वापस नहीं लाया जा सकता। बाकी अदर ऑप्शंस में यदि दो ऑप्शन में से अगर या फिर दो एग्जांपल उनमें से अगर केमिकल चेंज के मिल भी जाए तो एक ऑप्शन क्या होगा, फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है, अगर पानी से बर्फ का बनना फिर बर्फ का दोबारा पानी में कन्वर्ट होना, ये होता है फिजिकल चेंज। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, लोहे में जंग लगना, कागज का जलना, दूध से दही का बनना। ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अधातु बोल रहा है, धातु नहीं। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है पारा, ऑप्शन नंबर बी है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी है आयोडीन और ऑप्शन नंबर डी है क्या, फास्फोरस। तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। अब यहाँ क्वेश्चन एक बार देखिएगा तो वह एकमात्र अधातु, यहाँ पे अधातु की बात की गई है, कौन से जो कमरे के तापमान पर द्रव या फिर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या रन करते रहता है कि कमरे के तापमान पर जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है वो कौन सा मेटल होता है या फिर कौन सा एलिमेंट होता है, तो वो पारा हमारे दिमाग में चलता है ना। लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल की बात की गई है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक जो है मतलब उससे आप अपने नंबर से मतलब हाथ धो सकते हैं ना। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेयॉन को कृत्रिम रेशा क्यों कहा जाता है या फिर आर्टिफिशियल सिल्क इसको क्यों कहा जाता है। इसमें ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है क्योंकि यह पूरी तरह से रसायनों से बनता है। ऑप्शन नंबर बी है इसमें काष्ठ, लुगदी या फिर वुड पल्प जिसको बोला जाता है कि रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है और यह रेशम जैसा दिखता है। ऑप्शन नंबर सी है यह रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है और ऑप्शन नंबर डी है यह एक प्राकृतिक बहुलक है या बहुलक होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
इसे काष्ठ लुगदी या वुड पल्प के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है और यह रेशम के जैसे दिखता है। वुड पल्प मतलब कि लकड़ी का बुरादा या फिर क्या बोल सकते हैं, पेस्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, तो वुड पल्प वही होता है, लकड़ी का बुरादा बोल सकते हैं। तो आंसर नंबर बी होगा, इससे काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है और यह रेशम के जैसा दिखता है, इसलिए इसे रेयॉन को कृत्रिम रेशा कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपच या फिर अम्लता या जिसको एसिडिटी बोला जाता है, जो नॉर्मली बहुतों को या फिर सबको ही होते रहता है कभी कभी। तो एसिडिटी के उपचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या फिर किस प्रति अम्ल या एंटासिड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक बोला जाता है, जो कि डेली लाइफ में हम यूज करते हैं खाने के रूप में, है ना। ऑप्शन नंबर बी सिरका। ऑप्शन नंबर सी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम का दूध। ऑप्शन नंबर डी नींबू का रस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम का दूध। एंड एसिडिटी के उपचार के लिए एंटासिड के रूप में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। इतना क्लियर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोडियम और पोटेशियम जैसे अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं को सुरक्षित रखने के लिए किसमें डुबोकर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जल में। ऑप्शन नंबर बी है अल्कोहल में। ऑप्शन नंबर सी है मिट्टी के तेल या फिर केरोसिन जिसको बोला जाता है उसमें। या ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल में। क्यों? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम, जैसा कि आपको पता ही होगा, सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। ये अगर इन्हें खुली जगह पे रखा जाए या फिर क्योंकि सबको पता होता है, आपको भी पता है कि हवा में क्या होती है, नमी होती है। अगर ये सोडियम और पोटेशियम नमी के संपर्क में आएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं या फिर बोल सकते हैं आग पकड़ लेते हैं। आग पकड़ने के बाद ये ब्लास्ट हो जाते हैं। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब चूने के पानी यानी कि लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो यह किस पदार्थ के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम ऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक है, तो जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है ना। इतना क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक या फिर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण। ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी वल्केनाइजेशन और ऑप्शन नंबर डी है मिश्र धातु बनाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनाइजेशन। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह आंसर पहले से ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल या फिर एसिड पाया जाता है जिसके कारण त्वचा पर जलन और सूजन होती है। ऑप्शन नंबर ए है एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी है साइट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी है फॉर्मिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी है टार्टरिक एसिड। तो इसका आंसर होगा पहले से, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें पहले से टिक है, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मिक अम्ल या फिर जिसको मेथेनोइक अम्ल बोला जाता है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोमबत्ती की लौ का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए है आंतरिक क्षेत्र यानी कि काला रंग, जो कि काले रंग का होता है। ऑप्शन नंबर बी है मध्य क्षेत्र या फिर पीला रंग। ऑप्शन नंबर सी है बाह्य क्षेत्र या फिर नीला रंग और ऑप्शन नंबर डी है लौ का निचला सिरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाह्य क्षेत्र। जब आप लोग नॉर्मली आग को देखते होंगे तो उसमें का जो बाहरी सिरा होता है ना, उसका साइड वाला एरिया वो हल्की नीले रंग की दिखती है। तो सबसे ज्यादा गर्म भाग वही होता है, वही आग मतलब मुख्य रूप से आग का केंद्र बोल सकते हैं वही होता है। तो वायु क्षेत्र या नीला रंग ही होता है जो मोमबत्ती की लौ का सबसे गर्म भाग होता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर बी है कंडेंसेशन या फिर संघनन, ऑप्शन नंबर सी है ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन, ऑप्शन नंबर डी है गलन या फिर मेल्टिंग। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन। क्यों? अब देखिए, मतलब ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन, इसमें क्या होता है, नॉर्मली अगर हम ठोस को द्रव में कन्वर्ट करें, फिर द्रव से उसको गैस में कन्वर्ट किया जाता है। ठोस को पिघलाएंगे, वो द्रव में कन्वर्ट होगा, द्रव को पिघलाएंगे, वो गैस में कन्वर्ट होगा। ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं। लेकिन सीधा ठोस से अगर उसको जंप करा के गैस में कन्वर्ट करेंगे तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और इसी प्रकार यदि हम गैस को अगर उल्टा करें, गैस को अगर हम सीधे ठोस में कन्वर्ट करें तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, निक्षेपण। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खाद्य पदार्थों जैसे कि चिप्स के पैकेट या फिर जितने भी पैकेज्ड फूड होते हैं ना, उनके पैकेट को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए उनमें कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। खाद्य पदार्थों जैसे चिप्स के पैकेट हो गए या फिर जितने भी पैकेज फूड होते हैं जिनमें हवा भरी रहती है ना, उनको उनके पैकेट को ऑक्सीकरण या फिर खराब होने से बचाने के लिए उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये हो गया इसका आंसर। इतना क्लियर है? अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सामान्यतः अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक यानी कि उसका गुड कंडक्टर होता है, जिसमें कि विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है या फिर अच्छे से प्रवाहित होती है, बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हीरा, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी है सल्फर, ऑप्शन नंबर डी है फास्फोरस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, ग्रेफाइट, है ना, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एक अपर रूप होता है, और बोल सकते हैं ये एक अपवाद अपवाद बोल सकते हैं। इसलिए क्या होता है, सामान्यतः अधातुएं तो विद्युत की कुचालक होती हैं, उनमें क्या बोलते हैं, करंट पास नहीं होता है, लेकिन इनमें से कौन सा अधातु या फिर, क्योंकि ग्रेफाइट नॉन मेटल के अंतर्गत आता है, वो विद्युत का एक अच्छा यानी कि अच्छा सुचालक या फिर गुड कंडक्टर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन मुख्य रूप से किन गैसों के वायुमंडल में मौजूद होने के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है ओजोन और धूल के कण, और ऑप्शन नंबर डी है मीथेन और जलवाष्प। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से ये दोनों गैसें जिम्मेदार होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ठीक है, इतना क्लियर है? अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक कौन सी गैस है। ऑप्शन नंबर ए है ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोपेन, ऑप्शन नंबर सी है मीथेन और ऑप्शन नंबर डी क्या है, एथेन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन, जिसको CH4 कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4। CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका मुख्य घटक कौन सी गैस, CH4 यानी कि मीथेन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। इसी प्रकार से यदि आपको स्टडी रिलेटेड और भी मटेरियल चाहिए तो इससे अच्छे कंटेंट्स आपको इस चैनल पे और अच्छे से प्रोवाइड किए जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।